हेलो, मैं अमित चौधरी फाउंडेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय। तो चलिए आइए देखते हैं। थेल्स प्रमेय जो है इसे हम प्रमेय 6.1 के नाम से भी जानते हैं, थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। तो ये एग्ज़ाम में जो है अलग अलग तरीक़ों से पूछी जा सकती है कि थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को प्रमाणित करें, या इसके स्टेटमेंट को देके आपसे पूछी जा सकती है कि आप इसे प्रमाणित करें। तो स्टेटमेंट जो है इसका ये ऐसा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर तो ये ए बी भुजा के समानांतर भी खींच सकते हैं, बी सी भुजा के समानांतर भी खींच सकते हैं, और बी सी भुजा के भी समानांतर खींच सकते हैं। तो इसे हम बी सी भुजा के समानांतर चलिए हम खींच लेते हैं इसको। तो बी सी भुजा के अगर कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कर देती है, समान अनुपात में बांट देती है। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि डी ई हमने जो खींचा है वो बी सी के समानांतर खींचा है, तो ये जो डी और ई बिंदु है ये ए बी को और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये इस भुजा को समान अनुपात में बांट देगी, ए बी भुजा को और ए सी भुजा को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब कि ये जो होगी ये ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये इसका जो है कहना ये है, ये जो बांट देगी वो ए डी बटे डी बी हो जाएगी और बराबर हो जाएगी ए ई बटे ई सी के। इस चीज़ को हमें प्रमाणित करनी है। तो ये इसके स्टेटमेंट से हमने ये फिगर को ड्रॉ किया है कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसमें हमने किसी भी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची है तो इसे समान अनुपात में बांटेगी। किसे समान अनुपात में बांटेगी? तो जिस भुजा के समानांतर हमने रेखा खींची है उसे नहीं, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे बी सी भुजा के समानांतर डी रेखा खींचा है तो इसे कुछ नहीं करेगी वो, ये इस दोनों भुजा को करेगी, ए बी को और ए सी को। तो इस दोनों भुजा को क्या कर देगी, समान अनुपात में बांट देगी। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम में हम इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। कि दिया है माना कि ए बी सी त्रिभुज में, माना कि ए बी सी त्रिभुज में बी सी के समांतर डी ई रेखा खींचा, ठीक है, डी रेखा खींचा, जो भुजा ए बी एवं ए सी को, ए बी एवं ए सी को बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए देखिए कि यहाँ पे माना इसलिए कि आप जो है ये ए सी के भी समानांतर खींच सकते हैं और ए बी के भी समानांतर खींच सकते हैं। तो हमने जो है बी सी के समानांतर डी को खींचा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माना के लिखा है। चलिए अब ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें हमने बी सी के समानांतर डी रेखा को खींचा है, जो डी ई रेखा है अब वो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मैंने आपको वहीं समझाया था, ठीक है, कि क्या सिद्ध करनी है, ये क्या करेगी, तो सिद्ध करना है कि इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी। ये कर देगी ये आपको कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, इस चीज़ को आपको प्रमाणित करनी है। ठीक है, तो इसे प्रमाणित करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि त्रिभुज में जो होती है वो क्या होती है। एक तो भुजा होता है, ठीक है, एक कोण होती है और एक उसका
क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे कोण की तो चर्चा है नहीं, ठीक है। भुजा का अनुपात यहाँ पे हमें दे रखा है, भुजा का अनुपात ही हमें सिद्ध करना है, भुजा का अनुपात ही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम जो इसे सिद्ध करने के लिए जो अपना कंसेप्ट बनाएंगे, अपना जो आधार बनाएंगे, वो क्षेत्रफल को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? क्षेत्रफल को बनाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब जैसे अब एक बात और है इसमें कि क्षेत्रफल को हमने तो आधार बना लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास दो फिगर है, एक तो ऊपर में फिगर है कि ADE है और नीचे में हमारे पास जो है DBCE है। तो ये तो त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है? चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि पहले से ही जानते हैं, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अनुपात जो है वो सेम यूनिट का निकलता है, अलग अलग यूनिट का आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? त्रिभुज होना पड़ेगा। तो त्रिभुज हम इसे कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो हमें इसमें क्या करनी होगी? रचना करनी होगी। तो चलिए आइए करते हैं, रचना करते हैं। इसमें हम देखेंगे अब रचना। तो रचना हमें क्या करनी है? तो रचना हमें ये करनी है कि हमें इसे जो है इस चतुर्भुजाकार को, इसमें जो ये चतुर्भुजाकार आकृति है DBCE, इसे हमें त्रिभुज करनी है। तो त्रिभुज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो C से D को मिलाएंगे, ठीक है, या B को E से मिलाएंगे। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि D को C से मिलाया या E को B से मिलाया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारी एक रचना हो गई, और इसमें हम एक रचना और करेंगे कि क्षेत्रफल की जब बात है तो क्षेत्रफल का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। अब 1/2 तो चलिए ठीक है, और आधार भी हमें मिल जाएगी, लेकिन शीर्षलंब की जहाँ तक बात रही तो शीर्षलंब के लिए भी हमें एक रचना करनी होगी। तो शीर्षलंब के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ADE में देख लेते हैं। अगर हम AD को आधार मानेंगे तो हमें इस शीर्ष से E से जो है हमें कहाँ पे डालनी होगी? AB पे लंब डालनी होगी। और जब हम AE को आधार मानेंगे तो हमें D शीर्ष से AC पर जो है लंब डालनी होगी, ठीक है। ये हमें रचना करनी होगी। ये भी रचना हमारी हो गई, ठीक है। ये जो शीर्ष लंब हमने डाला है वो देखिए DBE के लिए यही शीर्ष लंब हमारा काम हो जाएगा, और त्रिभुज ECD के लिए यही शीर्ष लंब हमारा काम हो जाएगा। इसे हम आगे समझते हैं। तो इसे हमने M और N नाम दे दिया। चलिए ये रचना हो गया। रचना में हमने क्या क्या किया है वो अब यहाँ पे लिखते हैं। रचना में कि B से E को तथा C से D को मिलाया, ठीक है। यही हमने रचना किया है कि B से E को और C से D को मिलाया, एवं DN लंब किस पे डाला? AC पे डाला, AC पे तथा EM लंब AB पे डाला। ये हमने रचना किया है। रचना में जो बात लिखी है आप इसे फिगर पे एक बार और अच्छे से समझ लें कि B से E को मिलाया, C से D को मिलाया, DN लंब AC पे डाला और EM लंब AB पे डाला, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी रचना समाप्त हुई। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो है हमारा प्रमाण। अच्छा, प्रमाण में हम किसे अपना आधार बनाए हैं? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो प्रमाण में लिख लेते हैं ऊपर में पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से, अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसे हमने अपना आधार समझा है। इसी के आधार पे जो है हमें आगे तक जानी है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से तो किस किस त्रिभुज में हम लेंगे वो चलिए आप देखते हैं। कि सबसे पहले त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DBE। अब जो त्रिभुज है वो ये है, ये त्रिभुज, ठीक है। तो DBE त्रिभुज DBE से अब क्षेत्रफल को अनुपात में लाना है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। हमने कुछ देर पहले ही चर्चा की थी कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई ही होती है, ठीक है, शीर्षलंब। अब इसका भी यही फॉर्मूला होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होता है या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होगा। अब त्रिभुज ADE में देखिए, त्रिभुज ADE में आधार कौन है, तो आधार हमारा AD है, ठीक है, आधार हमारा AD है। तो आधार के जगह पे हम क्या लिख देंगे, AD। शीर्षलंब हमारा क्या है, तो शीर्षलंब हमारा क्या है, EM, क्योंकि शीर्ष से आधार पे डाला गया लंब शीर्षलंब होता है, तो ये आधार हुआ, ठीक है। आधार से ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, तो E पे, तो जाहिर सी बात है E क्या है, शीर्ष है। त्रिभुज ADE का शीर्ष कौन सा है, एक E भी तो है, तो E शीर्ष है। शीर्ष से आधार पे जो हमने लंब डाला है वही लंब शीर्षलंब हुआ, तो ये क्या हो गया, EM। अब इसी प्रकार से इसमें भी हम देखते हैं त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में आधार हमारा क्या है, तो DB है। आधार हमारा क्या है, DB है, DB है हमारा आधार। और शीर्षलंब हमारा क्या बनेगा, तो EM ही बनेगा। कौन सा बनेगा, EM ही बनेगा, ठीक है। शीर्षलंब हमारा इसका EM ही बनेगा। जैसे त्रिभुज DBE में जो शीर्षलंब है वो यही हमारा बनेगा। अब 1/2 से 1/2, EM से EM कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पे हमारे पास जो बचा है वो AD/DB बचा है, AD/DB बचा है। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार ठीक है, त्रिभुज फिर से इसी प्रकार से अब इधर हम आधार बनाएंगे, तो त्रिभुज ये तो ऊपर वाला यही रहेगा, ADE ही होगी। तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ECD से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुने आधार इसका क्या होगा, तो इसका आधार AE होगा, गुने इसका शीर्षलंब क्या होगा, तो इसका शीर्षलंब हो जाएगा कौन सा, ये देखिए, ये आधार अगर हम इसको आधार लिए हैं तो शीर्षलंब जो होगा वो कौन होगा, तो शीर्ष से आधार पे तो DN हो जाएगा, DN शीर्ष हो जाएगा इसका, बटे त्रिभुज CED में आधार कौन सा होगा, तो CE होगा या EC होगा, तो 1/2 तो होगा ही होगा। उसके बाद EC गुने इसका जो शीर्षलंब होगा वो कौन होगा, यही हो जाएगा DN। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा यहाँ पे हमारे पास क्या, AE/EC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम एक बात देखेंगे, एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, वो ये देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो ऊपर वाला जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ये दोनों समान है। लेकिन इस दोनों को देखिए तो ये दोनों आपको अलग अलग नज़र आ रही है, लेकिन हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जैसे एक ही आधार, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बनी है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा, ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, DBE का बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, ECD के। ये दोनों क्षेत्रफल जो है आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो ऊपर का तो पहले से ही बराबर है, ठीक है, और नीचे का भी हमने क्या कर दिया, ये बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों जो है आपस में क्या हो गई, ये बराबर हो गई, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। ठीक है, अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका LHS पार्ट बराबर है, तो RHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस दोनों को तो हमने बराबर कर दिया, तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 बराबर 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC प्रमाणित। ठीक है, चलिए ये हमारा समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, थेल्स प्रमेय को आपने अच्छे से समझा है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।